हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते पिछले 24 घंटों की टॉप 10 अपडेट्स के ऊपर। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। ये जो नोट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये नोट आज से 106 साल पहले 1918 में जारी किए गए थे। टू बी प्रिसाइज, इनको 25 मई 1918 को जारी किया गया था। इसके ऊपर लिखा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन ये 10 रुपीज का नोट ब्रिटिशर्स ने जारी किया था, जो कि उस समय भारत के ऊपर राज कर रहे थे। खबर आ रही है कि ब्रिटेन में लूनन्स ऑक्शन नाम की एक संस्था है, उसने एक दिन पहले ब्रिटेन के लंदन में वहां पर एक ऑक्शन करवाया था, जिसमें दुनिया के कई देशों के नोट्स और पुराने सिक्कों की बोली लगी। वैसे तो इस नीलामी में कई देशों के साथ भारत के भी कई सारे नोट्स और सिक्के थे, लेकिन सबसे ज्यादा बोली लगी 10 रुपीज के 2 नोट्स की। भारत का एक 10 रुपये का नोट 5,500 पाउंड में बिका, यानी कि 5,80,000 रुपए, जबकि दूसरा नोट 6,500 पाउंड का बिका, यानी कि 6,90,000 रुपए। 10 रुपये के नोट के लिए 5,80,000 और 6,90,000। इतनी ज्यादा कीमत ऑक्शन में इसलिए पे की गई क्योंकि 106 साल पुराने इन दोनों 10 रुपीज के नोट्स का अपना एक इतिहास है। साल 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। उस समय ब्रिटेन और जर्मनी आपस में कट्टर दुश्मन थे। हुआ ये कि भारत के मुंबई से कार्गो शिप काफी सारे हथियार, गोला बारूद, शराब ब्रिटेन ले जा रहा था। लूटना तो खैर ब्रिटिशर्स का हमेशा से ही काम रहा है, लेकिन जैसे ये शिप आयरलैंड के तट के पास पहुंचा, इसके ऊपर वहां पर जर्मनी की एक सबमरीन ने टॉर्पीडो फायर करके इसको डुबा दिया था। जब बाद में शिप के मलबे को खंगाला गया तो ये दोनों 10 रुपीज के नोट वहीं से मिले थे। दोनों नोट एक ही सीरीज के हैं, एक का सीरियल नंबर है 51687 और दूसरे का 51688। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के अडानी ग्रुप को लेकर। दरअसल खबर आ रही है कि अडानी ग्रुप अब डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स के सेक्टर में भी एंट्री करने जा रहा है। कंपनी खुद की एक यूपीआई ऐप, डिजिटल कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करेगी। जिस तरह से भारत में पेटीएम, जीपे और फोन पे ऐप्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, बड़ी जल्द आपको मार्केट में सेम उसी तरह की अडानी ग्रुप की यूपीआई ऐप भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अडानी ग्रुप की अडानी वन ऐप है, उसके ऊपर बड़ी जल्द आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा की तरह ऑनलाइन शॉपिंग भी कर पाएंगे। आपने भी पिछले कुछ सालों से नोटिस किया होगा कि कोविड-19 के बाद भारत में ई कॉमर्स सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। भारत का यूपीआई भी अब ग्लोबल होते जा रहा है, कई सारे देशों में ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। साथ में भारत में क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, इसलिए अडानी ग्रुप इस मार्केट को भी अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। दरअसल इंडियन एयरफोर्स का एक MRFA प्रोग्राम है, जिसके तहत भारत के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स परचेज किए जाने हैं। इंडियन एयरफोर्स की यह मांग कांग्रेस गवर्नमेंट के समय की है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद भी केवल 36 राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए गए। बीजेपी गवर्नमेंट ने उस समय कहा था कि 114 फाइटर जेट्स के ऊपर अभी बात नहीं बन पा रही है, इसलिए हम फिलहाल के लिए 36 राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर लेते हैं और ये जो 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स का प्रोजेक्ट है, इसको हम अभी कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार भी 10 साल तक सत्ता में रही और अभी तक ये 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की डील तब से लटकी हुई है। इसी को लेकर अब खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कहा है कि वो इस MRFA डील को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डाले एंड जल्दी से डील साइन करे। अब देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी पूरी तरह से ब्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 114 राफेल फाइटर जेट्स की कीमत कम से कम भी 20 से 25 बिलियन डॉलर्स होगी। ऊपर से इतने सारे पैसे देने के बावजूद राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन और फ्रांस की सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए मान ही नहीं रही है। राफेल फाइटर जेट्स को मेड इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए, उसके ऊपर भी बात नहीं बन पा रही है। इसलिए ये डील पिछले 15 सालों से अटकी है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरह इस डील को जल्दी से साइन किया जाए। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत के कश्मीर से। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वहां पर एक टूरिस्ट कपल के ऊपर एक मिलिटेंट अटैक हुआ था। हालांकि वो कपल हमले में केवल इंजर्ड हुआ था, लेकिन मिलिटेंट्स ने उनकी जान लेने की पूरी कोशिश की थी। अब इस हमले को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। खबर आ रही है कि पहलगाम में कपल के ऊपर हमला करने वाले दोनों मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनंतनाग से अरेस्ट कर लिया है। इनका नाम वसीम अहमद शाह और अदनान अहमद बेग बताया जा रहा है। इनके पास से पिस्टल्स, कई राउंड के साथ मैगजीन, ग्रेनेड और साथ में AK-47 के 120 राउंड मिले हैं। AK-47 को भी रिकवर नहीं किया गया है। पहलगाम एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, वहां पर हर साल लाखों लोग भारत के कोने कोने से घूमने आते हैं और टूरिस्ट को निशाना बनाकर ये मिलिटेंट वहां पर डर पैदा करना चाहते थे ताकि कश्मीर में टूरिस्ट ना आए और ये इलाका पहले की तरह डिस्टर्ब रहे। अब इंडियन आर्मी और J&K पुलिस इन दोनों की बारी बारी से जमकर खातिरदारी करेगी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल आज से 4 साल पहले साल 2020 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 2 युवकों को गिलगित बाल्तिस्तान से जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया था। इनके नाम हैं फिरोज अहमद लोन और नूह अहमद वानी। इनमें से एक 29 साल का है और दूसरे की उम्र मात्र 24 साल है। ये दोनों कश्मीर में गुरेज वैली के रहने वाले हैं और साल 2018 में
गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। उसके बाद से इनके परिवार को इनका कुछ पता नहीं चल पाया था। अभी अपनी मर्जी से गए थे या गलती से क्रॉस कर गए थे, ये तो खैर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने इनको साल 2020 से अरेस्ट करके गिलगित बाल्टिस्तान की जेल में बंद किया हुआ था। भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर लगातार प्रेशर डाल रही थी कि हमें इन दोनों कश्मीरी युवकों की कॉन्सुलर एक्सेस मिले, यानी हमारे अधिकारी इनसे जेल में जाकर मिलें और पता करें कि केस क्या है और ये कैसे गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या किया। लेकिन इमरान खान की पिछली गवर्नमेंट इसके ऊपर राजी नहीं हो रही थी। मगर शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने इनको गिलगित बाल्टिस्तान की जेल से पाकिस्तानी पंजाब के रावलपिंडी जेल में शिफ्ट किया। एंड खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने पिछले कल भारत को इन दोनों की कॉन्सुलर एक्सेस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, जिसके बाद पाकिस्तान में स्थित इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी इन दोनों कश्मीरी युवकों से मिलने के लिए रावलपिंडी की जेल में गए थे। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हाई कमीशन के अधिकारियों ने अब इन दोनों कश्मीरी युवकों को पाकिस्तान की जेल से निकालने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, क्योंकि इनकी उम्र मात्र 29 साल और 24 साल की है और पाकिस्तान की जेल में इनको ऑलरेडी 4 साल हो गए हैं। इसलिए भारत सरकार इस केस के निपटारे के लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रही है और हो सकता है कि बड़ी जल्द हमें इस केस को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज मिले। आज की 6th अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर, जिसके ऊपर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने पिछले कल खुद ये कमेंट किया है। भारत काफी सालों से कोशिश कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हो जाएं और भारत को भी परमानेंट सीट मिले। इसके ऊपर जयशंकर सर ने कहा है कि हमारी कोशिश तो पूरी है कि भारत को परमानेंट सीट जल्दी मिले, लेकिन ये टारगेट इतनी जल्दी अचीव होने वाला नहीं है, इसको समय लगेगा, क्योंकि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये आज की डेट में बहुत ही ताकत रखते हैं। चाहे यूक्रेन हो या फिर गाजा, दुनिया को इफेक्ट करने वाले जितने भी मुद्दे होते हैं ये 5 देश उनके ऊपर आपस में डील कर लेते हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या 6, 7 या 8 हो। हमें इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी प्रेशर डालना पड़ेगा। 50 साल पहले परमानेंट मेंबर बनने का भारत के पास बहुत ही सुनहरा मौका आया था, लेकिन तब की सरकार ने इसको माना नहीं। उनको लगा कि इतना जरूरी भी नहीं है। इस समय भारत के सभी देशों के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इन 5 देशों ने परमानेंट सीट को लेकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर इलेक्शंस को ब्लॉक करके रखा है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक कैसे डिसाइड होगा, और उनकी इंटेंशन है कि ये इलेक्शंस ब्लॉक ही रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह परमानेंट सीट के लिए इलेक्शंस करवाए जाएं। भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और बहुत ही जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जयशंकर सर ने कहा कि भारत की सरकार अपनी तरफ से जितना हो सके उतना प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास पावर्स इतनी है कि ये इलेक्शंस को ब्लॉक करके बैठे। 7th अपडेट से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम डेली सुबह 9 बजे पिछले 24 घंटों की टॉप 10 अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको किसी और चैनल पर बिल्कुल नहीं मिलने वाली। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत के सिल्वर इंपोर्ट्स को लेकर, यानी कि चांदी। दरअसल खबर आ रही है कि पिछले साल 2023 में भारत ने टोटल जितना सिल्वर इंपोर्ट किया था उतना भारत ने इस साल 2024 के पहले 4 महीनों में, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल महीने में ही कर दिया है। पिछले साल 2023 में भारत ने 3625 मैट्रिक टन सिल्वर इंपोर्ट किया था, लेकिन इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच में भारत ने अभी तक 4172 मैट्रिक टन सिल्वर इंपोर्ट कर दिया है। सिल्वर के इंपोर्ट्स अचानक इतनी तेजी से बढ़ने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भारत के लोग गोल्ड की तरह सिल्वर को भी अब एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सिल्वर की कीमतें और भी तेजी से बढ़ेंगी। इसके अलावा सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूज होता है भारत में वो भी बढ़ रहा है, जिसके कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के साथ साथ इंडस्ट्रीज अब ज्यादा सिल्वर इंपोर्ट कर रही हैं। ये जो 4172 मैट्रिक टन भारत ने सिल्वर इंपोर्ट किया है, इसका आधा यानी कि हाफ क्वांटिटी अकेले यूनाइटेड अरब एमिरेट से आई है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था और वहां से सिल्वर इंपोर्ट करने के ऊपर 3% कम टैरिफ लगते हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत में मैकेनाइज्ड फार्मिंग को लेकर, यानी खेती बाड़ी में ह्यूमंस या एनिमल्स की जगह मशीन का यूज कितने % होता है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% खेती मैकेनाइज्ड है। बाकी देशों के मुकाबले भारत बहुत ही पीछे है। अमेरिका में 95%, यूरोप में 90 से 95%, जबकि रशिया में 80% फार्मिंग मैकेनाइज्ड है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में भी 75% फार्मिंग मैकेनाइज्ड है। चाइना इन सब देशों से थोड़ा पीछे है, लेकिन चाइना के अंदर भी 48% फार्मिंग मैकेनाइज्ड है। आज की 9th अपडेट आ रही है चाइना से, और ये न्यूज सुनने के बाद आप भी डिमांड करेंगे कि सेम लॉ भारत में भी होना चाहिए। दरअसल चाइना में चाइना हुआरोंग इंटरनेशनल होल्डिंग्स नाम की एक फाइनेंस कंपनी है और उसके जनरल मैनेजर टियान हाई ने अपने टेन्योर के दौरान इंडियन करेंसी में 1264 करोड़ की रिश्वत खाई थी, जिसके बदले में बेनिफिट्स अलग अलग लोगों को ट्रांसफर किए थे, यानी ये पैसा और भी कई सारे लोगों में बटा था। रिश्वत के बदले वो बिना डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता था, लेकिन जब चाइनीज गवर्नमेंट के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को पता चला तो उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ केस फाइल किया गया।
एंड अब खबर निकल कर आ रही है कि चाइना की कोर्ट ने तियान हाई को डेथ सेंटेंस सुनाई है, यानी करप्शन के लिए मौत की सजा। इससे पहले कोर्ट ने साल 2021 में इसी कंपनी के फॉर्मर चेयरमैन यानी कंपनी के मालिक को भी मौत की सजा दी थी। उसके बाद इस केस में हांगझोउ और जेजियांग प्रोविंस के 2 मेयर्स भी पकड़े गए जो कि इनको पॉलिटिकल बैकिंग दिया करते थे, सरकार में अपनी पोजीशंस का दुरुपयोग करते थे और उनको भी कोर्ट ने मौत की सजा ही सुनाई थी। एंड जो इन सब की प्रॉपर्टी थी वो भी अलग से सीज कर दी। कहने का मतलब है कि चाइना में करप्शन को लेकर इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि इस पूरे स्कैंडल में जितने भी लोग फंसे थे 1 बाय 1 इन सबके खिलाफ केस फाइल करके इन सबको वहां पर डेथ सेंटेंस हो रही है, यानी कि मौत की सजा मिल रही है। चाइना में सरकार करप्शन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और वहां पर सीधा मौत की सजा का प्रावधान है। क्या आपको लगता है कि सेम कानून भारत में भी लाना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 10th अपडेट आ रही है अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। आपको पता है कि आजकल अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में कई सारे स्टूडेंट्स फलस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाने की मांग कर रहे हैं, कुछ तो वहां पर कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म को भी अपना रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट सामने आई है। अमेरिका में इस साल के एंड में इलेक्शन होने हैं जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो उनके कार्यकाल में जो भी विदेशी स्टूडेंट फलस्तीन के सपोर्ट में अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट करेगा वो उनको डिपोर्ट करके उनके देश वापस भेज देंगे ताकि अपने खुद के देश में जाकर प्रोटेस्ट करे। वैसे जो फिलहाल ओपिनियन पोल्स और फिगर सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।